हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 जनवरी के करंट अफेयर हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में किसे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने की श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ओडिशा का जो माइनिंग कॉरपोरेशन है, यानी ओडिशा खनन निगम लिमिटेड। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, इसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है CSR कैटेगरी में। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व होता है जब कोई भी संगठन किसी भी अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए पैसा खर्च करता है तो उसे वो इस CSR कैटेगरी में आता है, राइट। तो ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2 कैटेगरीज में दिया गया है। एक तो CSR वाली कैटेगरी में जो मिला है ओडिशा खनन निगम लिमिटेड को, और एक मिला है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग या यंग टैलेंट, यानी युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, और वो मिला है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर को। तो आप देख के मार्क करना, CSR कैटेगरी में पूछें तो ओडिशा, और यंग खिलाड़ियों को, जो युवा खिलाड़ी हैं, अगर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए पूछें तो आंसर हो जाएगा जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? जैन यूनिवर्सिटी वही है जहाँ पे 2 साल पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। कर्नाटक में है, बेंगलोर में है। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। और ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये कई तरह के संगठनों को दिया जाता है। सरकारी संगठन भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब जैसे जैन यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, तो और ये ओडिशा का जो खनन निगम है ये सरकारी है। ये गैर सरकारी संगठनों को भी दिया जा सकता है, हमारे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को भी दिया जा सकता है। कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी हो, नेशनल या स्टेट लेवल पे, सब एलिजिबल होते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने खेल का विकास किया हो। चाहे वो युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को उजागर करना, उन्हें विकसित करना, या फिर CSR करना। CSR मतलब पैसा देना। तो आंसर है इसका ओडिशा खनन निगम लिमिटेड। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देने के लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की हेड बनाई गई हैं सुजाता चतुर्वेदी। तो ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज आई थी, बहुत सारे संगठन है भारत में जो खेलों का विकास कर रहे हैं, तो किसे दिया जाए अवार्ड, ये डिसाइड करेगी कौन? सुजाता चतुर्वेदी कमेटी। तो सुजाता चतुर्वेदी कमेटी ने इन दोनों का नाम सजेस्ट किया अलग अलग कैटेगरी में। सुजाता चतुर्वेदी हैं कौन? ये हमारे खेल मंत्रालय में सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में। यहाँ पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, भारत में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। उनमें एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए जो कमेटी बनी उसकी चेयरमैन है सुजाता चतुर्वेदी। लेकिन जो बाकी 5 अवार्ड है, मैंने बताया ना 6 तरह के अवार्ड होते हैं, जो बाकी 5 अवार्ड हैं उनको देने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो आंसर एकदम चेंज हो जाएगा। आंसर है न्यायमूर्ति जस्टिस AM खानविलकर। न्यायमूर्ति जस्टिस AM खानविलकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जज हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में बाकी 5 कौन से हैं? एक तो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे। अगर कोई खिलाड़ी पिछले 4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसे मिलता है। बहुत ही बड़े लेवल का परफॉर्मेंस, एकदम वर्ल्ड बीटर होना चाहिए परफॉर्मेंस। तो किसको मिला है ये इस साल? ये रिवाइज करा देता हूँ। ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी। ये बैडमिंटन का कपल खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के। इनका जो टीम है, युगल टीम है इनकी, पुरुषों की, यानी इनकी मेंस डबल टीम है बैडमिंटन में। जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने 4 साल में दिया है। फिर अर्जुन अवार्ड होते हैं, इनसे हल्के। अर्जुन अवार्ड 26 खिलाड़ियों को मिले हैं। ये भी 4 साल में जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसे मिलते हैं, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं जितना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए होता है। अर्जुन अवार्ड 26 खिलाड़ियों को मिले हैं। उसके बाद होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कोचेस को दिया जाता है 2 कैटेगरी में, एक रेगुलर और एक आजीवन उपलब्धि। आजीवन उपलब्धि मतलब कोई कोच जिसने अपने पूरे आजीवन बहुत अच्छा काम किया, तो ये 3 लोगों को मिला है। और रेगुलर मतलब जो आजकल जो कोच हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो 5 कोचेस को मिला है रेगुलर कैटेगरी में, और लाइफ टाइम मिला है 3 लोगों को। और उसके बाद एक अवार्ड और होता है जिसे बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये मिलती है उस यूनिवर्सिटी को जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो उसके मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और एक अवार्ड मैंने और छोड़ दिया, वो है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। एक तो ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न था, एक आजीवन उपलब्धि के लिए भी ध्यानचंद अवार्ड होता है, और वो दिया गया है इस बार 3 लोगों को। ध्यानचंद अवार्ड आजीवन उपलब्धि के लिए 3 लोगों को दिया गया है। तो ये 5 अवार्ड हैं, ध्यानचंद अवार्ड, आजीवन उपलब्धि, ठीक है। उसके बाद जो है अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड,
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इन 5 को देने के लिए कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे एम खानविलकर। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार को देने के लिए कमेटी जो बनी उसकी चेयरमैन सुजाता चतुर्वेदी। आप भूलेंगे नहीं। हमारे जो सहकारी मंत्री हैं अमित शाह, ये हमारे गृह मंत्री भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहाँ से ये लोकसभा सांसद हैं। तो उन्होंने किस फसल की खरीद के लिए ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च करा? ई समृद्धि पोर्टल हमारे सहकारी जो मंत्रालय है उसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री फॉर कॉपरेटिव्स। और तूर दाल को हम अरहर की दाल भी बोलते हैं या तूर दाल भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो क्या होगा ये पोर्टल पे? इस पे भारत का कोई भी किसान जो तूर दाल उगा रहा है, सबसे पहले वो अपने आप को पंजीकरण कराएगा इस पोर्टल पे। पंजीकरण कौन करेगा इनका? किसानों को तो पता नहीं होता कैसे पंजीकरण कराएं। तो पंजीकरण या तो कराएंगे एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आपके नज़दीक किसी भी किसान उत्पादक संगठन पे चले जाइए, अपना पंजीकरण करा लीजिए इस पोर्टल पे। या फिर आप एक जगह और जा सकते हैं अपना पंजीकरण कराने। वो कहाँ? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो किसानों को लोन देती है, प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यहाँ भी जा सकते हो और अपना पंजीकरण करा लो ई समृद्धि पोर्टल पे। अब एक बार आपका पंजीकरण हो गया, फिर आप यहाँ पे तूर दाल या अरहर की दाल बेच सकते हो। किसे बेचोगे, कौन खरीदेगा? तो भारत सरकार के 2 संगठन हैं जो किसानों से दाल खरीदते हैं। एक तो है नाफेड और एक है NCCF। क्लियर? नाफेड है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और NCCF है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना पैसा मिलेगा अगर आप तूर दाल बेचेंगे? इस वक्त सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तूर दाल या अरहर की दाल के लिए, वो है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये अभी अभी राजा बने हैं। तो तब मैंने क्वेश्चन करवाया था, कुवैत के राजा बने हैं और अब ये कुवैत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिपीट क्वेश्चन है ये। पहले राजा, कुवैत के राजा को एमिर कहा जाता है, EMIR, एमिर। और कुवैत एक देश है मध्य पूर्व में जो फारस की खाड़ी में खुलता है, यानी पर्शियन गल्फ में खुलता है। और अब ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक अपडेट आई है तो मुझे दोबारा ये क्वेश्चन करना पड़ा आपको, तो ये कर लीजिए। राइट, कुवैत के राजा भी हैं और अब ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी बने हैं। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, ये कुवैत न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत, सऊदी अरब और कुवैत, इन दोनों देशों के बीच में एक गैस के भंडार हैं जिन्हें कहा जाता है डोर्रा। तो सऊदी अरब और कुवैत ने आपस में डील कर ली कि डोर्रा जो गैस का कुआं है, इससे जो भी गैस निकलेगी या तेल निकलेगा वो सिर्फ हम यूज़ करेंगे, ईरान को यूज़ नहीं करने देंगे। ईरान इसको डोरा नहीं कहता था, ईरान इस गैस के कुएं को कहता था अराश। अराश, ARASH। तो ईरान काफ़ी नाराज़ है। ईरान कहता था इस पे मेरा भी अधिकार है, लेकिन सऊदी अरब और कुवैत ने कहा है इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसको डोरा या अराश गैस का कुआं कहा जाता है। हाल ही में एडिडास एक कंपनी है, जूते आपने देखे होंगे एडिडास के, नाइकी, रिबॉक वगैरह यही चलती है इंडिया में। तो एडिडास ने चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित करने की घोषणा करी है? वैसे तो एडिडास कंपनी के दुनिया में बहुत सारे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हैं यानी वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, लेकिन एशिया में इनका चाइना के बाद दूसरा खुलेगा अभी अभी चेन्नई में। तो आंसर है चेन्नई। तमिलनाडु इंडस्ट्रीज़ के लिए हमेशा फ्रेंडली रहा है। इनफैक्ट अभी एक कंपनी है गोरिल्ला ग्लास बनाती है, जिसका नाम है कॉर्निंग इंक, अमेरिका की कंपनी। ये भी कांचीपुरम में अपना प्लांट लगा रही है। भारत में पहला प्लांट होगा इनका, वो कांचीपुरम तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। तो एडिडास कंपनी कहाँ की है? एडिडास कंपनी जो है वो जर्मनी की है। इनफैक्ट आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये एडिडास कंपनी जो है इसे 2 भाई मिलकर चलाते थे। एक का नाम है एडोल्फ डसलर, ठीक है, एडोल्फ डेसलर, DASSLER, और एक का नाम है रुडोल्फ डेसलर। अब जैसे हर बार होता है भाइयों में लड़ाई हो गई, तो भाइयों में ये लड़ाई हो गई। मूवीज़ में ऐसे ही दिखाते हैं ना, बीच में वो क्या बोलते हैं, आसमान से बिजली गिराते हुए। एक मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी देखी थी, शायद करण अर्जुन थी। करण अर्जुन में वो आपस में लड़ रहे होते हैं, सलमान खान और शाहरुख खान, और बीच में वो बिजली चमकती है एकदम से और वो अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ था। खैर, अब ये दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। दोनों भाई कौन सी कंपनी चलाते थे? एडिडास, जर्मनी की कंपनी है। तो
एडोल्फ डेसलर के नाम पे है ये कंपनी वैसे एडिडास। डैस मतलब डेसलर, एडीआई मतलब एडोल्फ। तो रुडोल्फ नाराज हो गए। रुडोल्फ डेसलर ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम था प्यूमा। ये सुना है आपने प्यूमा? तो जो प्यूमा वैसे एक जानवर होता है, जैसे चीता होता है, जैसे तेंदुआ होता है, जैसे शेर होता है, वैसे ही एक बिग कैट यानी बड़ी बिल्ली होती है जिसको प्यूमा बोलते हैं। भारत में नहीं पाया जाता प्यूमा। तो प्यूमा कंपनी किसने शुरू करी? रुडोल्फ डेसलर ने। और आज दोनों ही कंपनियां बहुत बड़ी हैं। आपको याद होगा प्यूमा कंपनी का एम्बेसडर विराट कोहली थे पहले, अब भी होंगे शायद। लेकिन मुझे याद है उस समय प्यूमा कंपनी के एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। 100 करोड़ की डील हुई थी, तब मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था। ईयर तो मुझे ध्यान नहीं है, 2015, 16, 17 की बात होगी शायद। तो ये दोनों कंपनियां कंपेटिटर हैं आज की तारीख में। इनफैक्ट इससे मुझे याद आया, एक फैमिली में लड़ाई हो गई थी। हमने एमबीए कॉलेज में पढ़ा था, आप जानते हैं मैं एमबीए कर रखी है मैंने। तो जब मैंने एमबीए की थी तो एक केस स्टडी हमने पढ़ी थी, लाकोस्टे और क्रोकोडाइल। कभी आपने टी शर्ट खरीदी है लाकोस्टे की? थोड़ी सी महंगी आती है, मतलब उतनी महंगी भी नहीं आती जितनी दूसरे ब्रांड है, लेकिन हाँ, लाकोस्टे की टी शर्ट अगर आप खरीदेंगे उस पर मगरमच्छ बना हुआ होता है। एक्चुअली क्या था, परिवार में लड़ाई हो गई तो भाइयों ने अलग कर ली। तो जो दूसरा भाई था उसने कंपनी शुरू कर दी क्रोकोडाइल। अब लाकोस्टे कंपनी का लोगो भी मगरमच्छ है और क्रोकोडाइल का लोगो भी मगरमच्छ है, लेकिन कॉपीराइट केस हो जाएगा। तो लाकोस्टे में जो मगरमच्छ है वो राइट साइड देखता है और क्रोकोडाइल में जो मगरमच्छ है वो लेफ्ट साइड देखता है। राइट। तो ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। कभी आप ये एक बार गूगल पे डालना, लाकोस्टे वर्सेस क्रोकोडाइल, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। और दोनों के लोगो भी देखना। लाकोस्टे में राइट साइड पे देखता है क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल कंपनी का नाम है उसमें जो मगरमच्छ है वो लेफ्ट साइड में देखता है। हाल ही में पीयूष गोयल जी ने किस शहर में 16वां इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो सिग्नेचर का उद्घाटन किया? इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो ये मुंबई में हो रहा है, तो आंसर है मुंबई। और इसे कौन करवा रहा है? इसे करवा रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी का। जेम्स एंड ज्वेलरी में जैसे ही नहीं होते मूंगा पुखराज वगैरह लोग पहनते हैं लक वगैरह लाने के लिए, ये सब जेम्स एंड ज्वेलरी में आते हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ज्योतिष वगैरह की जो चीज़ें होती हैं ये सब जेम एंड ज्वेलरी में आते हैं, उन्हें जेम्स बोलते हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये कब बनी थी भारत में? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है और ये संगठन 1966 में बना था। इसका काम ही यही है विदेशों में जेम्स एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करना, और ये मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है ये संगठन। जनवरी 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच था। कितनी गेंदों में खत्म हो गया ये कहाँ पे हुआ था ये पूछा है, तो ये केप टाउन में हुआ था और ये मैच सिर्फ 642 गेंदों में खत्म हो गया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? इससे पहले जो रिकॉर्ड था, एक मैच हुआ था 1932 में, वो 656 बॉल्स में खत्म हो गया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो सोचिए 90 साल पुरानी रिकॉर्ड टूटा है। वो 656 गेंद में खत्म हो गया था, ये 4.5 सेशंस में खत्म हो गया, यानी दूसरे ही दिन जो आफ्टरनून सेशन था उसमें खत्म हो गया। 642 गेंदों तक ये मैच चला। भारत जीत गया इसे, 7 विकेट से जीत गया और टेस्ट सीरीज हमने ड्रॉ कर दी 1-1। पहला मैच हम एक पारी से हार गए थे, सेंचुरियन में हुआ था, और दूसरा मैच केप टाउन में हुआ। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट हुआ था इस बार, और अगला ब्रिक्स समिट रशिया के कजान में होगा। वैसे आपको ये बता दूं, जो टी20 नहीं, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है अभी साउथ अफ्रीका में। पहले श्रीलंका में होने वाला था लेकिन शिफ्ट कर दिया है, साउथ अफ्रीका में होगा क्योंकि श्रीलंका बैंकरप्ट कंट्री है, तो वहां नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहले श्रीलंका में होने वाला था, अब वो साउथ अफ्रीका में होगा, ये भी याद रख लो। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था इसमें टेस्ट सीरीज में? डीन एल्गर, ये साउथ अफ्रीका के कप्तान भी थे और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे छोटा मैच अब तक कौन सा था? भारत ने इंग्लैंड को हराया था 2021 में। वो मैच चला था 842 बॉल्स में। 842 बॉल्स में वो मैच खत्म हो गया था। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी। इसे किस अवधि के दौरान लागू किया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यह योजना 2021 से 2026 तक लागू की जाएगी, 5 साल में, यानी रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो कई बार हम डिसीजन बाद में लेते हैं लेकिन उसे पुराना उस जो टाइम है उससे शुरू करवाते हैं, यानी उस समय जो भी काम हुए हैं 2021 से लेकर और अब तक 2024 आने वाला है, आ चुका है मतलब, तो
उसमें मेरा मतलब था वित्तीय वर्ष 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो तब तक जो भी काम हुए वो इस योजना के अंडर आ जाएंगे। तो एक्चुअली कोई नई योजना नहीं है, ये फ्लैगशिप योजना है या अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला मतलब छतरी, जैसे एक छतरी होती है ना, ये कैसे बनाते हैं छतरी, ऐसे, ये छतरी। अब ये छतरी के नीचे बहुत सारी योजनाएं हैं, सबको मिला के एक छतरी के नीचे ले आए, यानी ये एक तरह की अम्ब्रेला योजना है, राइट। अब ये अम्ब्रेला योजना में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको मिला के एक बना दी है, तो 5 योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है, इसका नाम ही है पृथ्वी योजना या पृथ्वी विज्ञान योजना, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान या पृथ्वी, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। एक्चुअली क्या है, पृथ्वी विज्ञान को मिला दिया, पृथ्वी विज्ञान को पृथ ले लिया इसका और विज्ञान का ले लिया वी और बन गया पृथ्वी। तो नाम वैसे तो पृथ्वी योजना शॉर्ट में, और अगर बड़ा करके लिखें तो पृथ्वी विज्ञान योजना। इसमें सरकार खर्चा करेगी 4,797 करोड़ रुपए। यहां पे देखिए 4,797 करोड़ रुपए। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, देखो भारत सरकार ने अलग अलग 5 योजनाएं चला रखी हैं 5 चीजों पर रिसर्च करने के लिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या करता है भाई, आर्कटिक अंटार्कटिका में भेज देगा मिशन, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे हमारे पर्यावरण पे रिसर्च करेगा, एटमॉस्फेयर में जहाँ पे जल है धरती पे वहाँ रिसर्च करेगा, तो वहाँ सब पे रिसर्च करेगा। उन 5 को मिला के एक कर दिया। तो वो 5 योजनाएं कौन सी हैं, यहाँ पे लिख दी हैं। पहली है एक्रोस, दूसरी है ओ स्मार्ट, तीसरी है पेसर, चौथी है सेज और 5वीं है रीच आउट। और इन सबके जो हैं आप वो याद रख लो। तो अब जैसे आपको बताता हूँ एक्रोस योजना, इसमें हम एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च करते हैं। फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। उसके बाद ओ स्मार्ट, ओशियंस में रिसर्च करने के लिए ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। पेसर पोलर साइंस एंड क्राफ्ट रिसर्च, और पेसर में मैंने आपको बताया था आर्कटिक में हम मिशन कर रहे हैं और अंटार्कटिका में नया रिसर्च स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, मैत्री द्वितीय। सीजमोलॉजी एंड जियो साइंसेज सेज, और रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच रीच आउट। तो ये 5 योजनाओं को हमने एक कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्वाइंट स्मॉल सैटेलाइट के विकास के सहयोग के लिए इसरो ने किसके साथ हाथ मिलाया है, तो MRIC यानी मॉरिशियस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। बेसिकली मॉरिशियस हमारा एक बहुत ही मित्र है, मतलब मित्र, हमारी मैत्री बहुत अच्छी है मॉरिशियस के साथ। हिंद महासागर में है, मादागास्कर के पास है मॉरिशियस। अब तो भारत के लोग मॉरिशियस में प्रॉपर्टी काफ़ी खरीद रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो काम ही यही करता है, मॉरिशियस में प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना। तो मॉरिशियस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इसरो हेल्प, मॉरिशियस बेसिकली एक सैटेलाइट बनाना चाहता है, मॉरिशस के पास वो क्षमता नहीं है, इसरो उनकी हेल्प करेगा सैटेलाइट बनाने में भी और सैटेलाइट लॉन्च करने में भी। तो 15 महीनों के अंदर वो सैटेलाइट इसरो बना देगा और उसमें 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी यानी साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तहत 2030 तक भारत के रेलवे को कहा है कि नेट जीरो आपको बनने में मैं हेल्प करूंगा। कौन करेगा, तो ये करेगी अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID। USAID है क्या, अमेरिका दूसरे कंट्रीज की हेल्प करता है, उसे USAID बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, राइट। तो अब अमेरिका ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसको बोलते हैं SAREP, सरेप, SAREP। ये क्या है प्रोग्राम, ये मैं आपको बताता हूं। तो अमेरिका दूसरे कंट्रीज की हेल्प कैसे करता है, अपने संगठन USAID के थ्रू। USAID का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका की जो राजधानी है। और जो है अमेरिका ने एक प्रोग्राम चलाया है इसके तहत जिसको बोलते हैं सरप, यानी साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। यानी साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, कितने कितने कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, साउथ एशिया के 6 कंट्रीज की हेल्प कर रहा है अमेरिका। किस चीज में, RE यानी एनर्जी, रीजनल एनर्जी, खास तौर पे सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसके लिए पार्टनरशिप करी है। ये 6 कंट्री कौन से हैं, भारत एक हो गया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। ये हैं वो 6 कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। इन 6 की हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है, अब जैसे इंडियन रेलवेज को ये कहा है 2030 तक भारतीय रेलवे हो जाएगा नेट जीरो, इसमें हम उनकी हेल्प करेंगे। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में हेल्प करेगा अमेरिका का USAID। तो ये SAREP का हिस्सा है जिसमें अमेरिका 6 साउथ एशियन कंट्रीज की हेल्प कर रहा है सस्टेनेबल एनर्जी में। क्लियर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए, हमारा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, उन्होंने किसके साथ एग्रीमेंट करा है, हमने गयाना के साथ करा है। ये देखिए साउथ अमेरिका का कंट्री है गयाना, और ये कंट्री अभी अभी न्यूज में भी आया था। क्यों आया था, क्योंकि गयाना की लड़ाई चल रही है वेनेजुएला से।
गयाना की लड़ाई वेनेजुएला से चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि एक एरिया है एसेकेबो, एक एरिया है जिसे बोलते हैं एसेकीबो। एसेकीबो एरिया गयाना का है, लेकिन वेनेजुएला कह रहा है मेरा है, यानी डिस्प्यूटेड एरिया है। जो एसेकेबो एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है वेनेजुएला और गयाना के बीच में। तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और वेनेजुएला ने गुंडाई करके बहुत सारा हिस्सा हथिया भी रखा है इसका। और यहाँ पे ऑयल है, मिनरल्स हैं, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, एल्यूमिनियम के भंडार हैं, तेल है, गैस है, उसी की लड़ाई है। तो गयाना और वेनेजुएला के बीच में लड़ाई है। अब भारत ने गयाना के साथ एग्रीमेंट क्या करा है? भारत गयाना से तेल खरीदेगा, तेल रिफाइन करने में हेल्प मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह वो करेगा। इस तरह से मतलब क्षमता निर्माण के लिए हमने गयाना के साथ हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में 5 साल के लिए हमने एग्रीमेंट गयाना के साथ करा है। इसके अलावा अभी हमारे मंत्रिमंडल ने यह भी अप्रूव कर दिया, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ पे होगा? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो होगा ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा और इसका थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। मोबिलिटी गतिशीलता के ऊपर ये सम्मेलन होगा और इसको कौन करवाएगा? EEPC यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC। ये EEPC संगठन जो है ना, ये नाम से पता चल रहा है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, भारत का जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसके लिए बिजनेस लेकर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बनाया था 1955 में। कौन? नई पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक हैं। ये किताब अभी भी लिखी गई है डॉक्टर मनोरमा मिश्रा के द्वारा। बस ध्यान रखिए, इंडियन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आध्यात्मिक किताब है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं P संतोष। P संतोष बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। इनसे पहले थे नटराजन सुंदर, उन्होंने क्विट कर लिया है। और NARCL में 51% हिस्सेदारी होती है सरकारी बैंकों की। और NARCL तनावग्रस्त संपत्ति खरीदता है पब्लिक सेक्टर बैंक से या प्राइवेट बैंक से, और IDRCL फिर उसको वो करता है, रिकवरी करता है या सेल करता है। और IDRCL में 49% हिस्सेदारी हो सकती है मैक्सिमम सरकारी बैंकों की। IDRCL के कौन बने? नारायण शेषाद्री। जो IDRCL है उसके अगर पूछ लें कि भाई चेयरमैन अभी अभी कौन बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो है वो कौन बने हैं, तो आंसर है नारायण शेषाद्री, वो बने हैं चेयरमैन IDRCL के। और शशि सिंह ये इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडिया ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ये चेयरमैन अभी अभी बने हैं। और वरिष्ठ IAS ऑफिसर विकासशील एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने भारत के लिए। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा किस राज्य ने करी है? क्या है ये? मध्य प्रदेश ने करी है। डॉक्टर मोहन यादव अभी अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर CM मोहन यादव। क्या है योजना? अगर मध्य प्रदेश का किसान मिलेट्स, मोटा अनाज या श्री अन्न जिसे बोलते हैं, उसको उगाएगा तो 10 रुपये प्रति kg उसे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मान लो मध्य प्रदेश के किसी किसान ने 10,000 किलो बाजरा उगा दिया, 10,000 किलो पैदावार हुई, तो 1 लाख रुपया, 10 गुना 10 रुपये पर kg है तो इंटू 10 कर दो, उतना उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा? लोग श्री अन्न या मिलेट्स को उगाने के लिए प्रेरित होंगे। इसका नाम है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। तो कोई भी मिलेट आप उगाएं, कोडो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, जो आपको पसंद है आप उगाइए, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी अनाउंस करा है अभी कि अवार्ड दिए जाएंगे। 2 अवार्ड स्टार्ट करे हैं, एक रानी दुर्गावती जी के नाम पे और एक रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पे। रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती के नाम पे 2 अवार्ड स्टार्ट करें। ये उन महिलाओं को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में काम किया और समाज में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो रानी दुर्गावती कौन थी? वैसे इनके नाम पे टाइगर रिजर्व भी बनाया अभी कौन थी? रानी दुर्गावती गोंडवाना जो है किंगडम, उनकी क्वीन थी और मुगलों के खिलाफ लड़ी थी। इन्होंने गोंडवाना की रक्षा करी मुगलों के खिलाफ। तो ये 1550 से 1564 14 साल के लिए गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती। इनके नाम पे जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है। और मध्य प्रदेश में एक अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि जो ये तेंदू की जो पत्तियां इकट्ठी करते हैं जो ट्राइबल लोग हैं, उन्हें मिलेगा 4,000 रुपये एक बोरी। बोरी मतलब बैग या सैक भी बोल सकते हो। कट्टा समझते हो? कट्टा मतलब वो बंदूक वाला कट्टा नहीं, कट्टा मतलब एक बैग होता है, बोरा, बोरी
अलग अलग उसमें उसमें आप तेंदू की पत्तियां भर के सरकार को दे दो, सरकार आपको 4,000 रुपये एक बैग का देगी, जो ट्राइबल लोग हैं जो तेंदू लीव्स को इकट्ठा करते हैं। सीमा सड़क संगठन अभी सेला नाम की सुरंग और एक सड़क बनाई है, एलजीजी डेमटेंग यांग से सुरंग, ये रोड बनाई है। इसको बनाने में इन्होंने रेजुपेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है। कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है ये प्रोजेक्ट सीमा सड़क संगठन का, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्तक। अरुणाचल प्रदेश में सड़कें बनाने और उनको मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वर्तक। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रोजेक्ट शुरू करा था 1960 में, उस समय इसे बोलते थे प्रोजेक्ट टस्कर। फिर 3 साल बाद इसका नाम बदल के प्रोजेक्ट वर्तक कर दिया गया था 1963 में, राइट। तो इसका सिंबल है हाथी, वैसे टस्कर हाथी को ही बोलते हैं, टस्क होते हैं इसमें, राइट। तो रेजुपेव टेक्नोलॉजी किसने विकसित करी है मैं आपको बताता हूं। रेजुपेव टेक्नोलॉजी, सेला सुरंग के अलावा वहां पे एक नचीफू सुरंग भी बन रही है, आपको पता होगा। तो रेजुपेव टेक्नोलॉजी बनाई है हमारे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये CSIR के अधीन काम करने वाला संगठन है जो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रेजुपेव टेक्नोलॉजी बनाई है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बिट्यूमिनस की सड़कें बनाते हैं, बिट्यूमिनस रोड बनाते हैं, और उसमें हम एसफाल्ट मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। एसफाल्ट मॉडिफायर, एसफाल्ट मॉडिफायर को डालने की वजह से टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस जो चाहिए होता है, हमें सिर्फ 400 डिग्री सी चाहिए, यानी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 30 डिग्री सी कम हो जाती है। और इस वजह से जो ठंडी जगह है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ठंडी जगह पे बहुत हाई टेम्परेचर अचीव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। समझ में आया आपको। तो रेजुपेव टेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम बिट्यूमिनस का मिक्स लेते हैं, उसमें हम एसफाल्ट मॉडिफायर को डाल देते हैं और सड़कें हम उससे बनाते हैं। तो सेला सुरंग और LDY जो रोड बना है, यानी LGG डामटेंग यांगसे रोड, वो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बना है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति यानी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं जस्टिस BR गवई। इनसे पहले थे संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना नालसा के चेयरमैन बने हैं। नालसा का भी और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का भी काम होता है कि गरीब लोगों को या समाज के वंचित वर्गों को फ्री में कानूनी सहायता मुहैया कराना। कौन सी कंपनी ने एक कंपनी बनाई है आर्टिकुलेट AI। आर्टिकुलेट AI इंटेल ने बनाई है, जो बहुत बड़ी माइक्रो प्रोसेसर और चिप बनाने वाली कंपनी है। और आर्टिकुलेट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इसके CEO एक भारतीय को बनाया गया आर्टिकुलेट के, अरुण सुब्रमण्यम। तो मिस्टर अरुण सुब्रमण्यम जो हैं, ये बने हैं इंटेल द्वारा स्थापित की गई कंपनी आर्टिकुलेट के CEO। इन्वेंटिव 2024 का दूसरा संस्करण किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाएगा, मतलब होस्ट कौन करेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ इन्वेंटिव है क्या। देखो, भारत में 23 IIT हैं, ये आपको पता है, अलग अलग जगह पे, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, ये वो। अब सारे IIT के बीच में क्यों ना एक आपस में कोलैबोरेशन हो जाए, क्यों ना सारे IIT मिलके बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करें, बेस्ट नॉलेज शेयर करें, रिसर्च शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें। इसी के लिए इन्वेंटिव कराया गया था पहली बार 2022 में। किसने कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने कराया था। अब ये दूसरी बार हो रहा है, और इस बार तो बड़े लेवल पे हो रहा है। इसमें सिर्फ 23 IIT नहीं है, इसमें इस बार NIT भी है। NIT समझते हो, NIT त्रिची, NIT सूरतकल, NIT गांधीनगर, बहुत सारे NIT इंडिया में। तो IIT के बाद सबसे अच्छे कॉलेजेस NIT होते हैं। तो इसमें IIT भी है, NIT भी है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर भी है इस बार इसमें भारत के 50 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज NIRF रैंकिंग के हिसाब से, जो अगेन शिक्षा मंत्रालय देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उनके हिसाब से जो 50 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो भी हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एप्लीकेशन, साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च यानी IISER हैं भारत में, बहुत सारे शहरों में, वो भी हैं। और IIIT भी हैं बहुत सारे, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है भारत में, वो सारे भी हैं। ये सब मिलकर भाग ले रहे हैं इस बार इन्वेंटिव में। तो पहला इन्वेंटिव जब हुआ था 2022 में, वो होस्ट किया था IIT दिल्ली ने। इस बार कौन होस्ट कर रहा है, इस बार IIT हैदराबाद के परिसर में होगा। तो आंसर है IIT हैदराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद है इन्वेंटिव जब हुआ था 2022 में, बहुत सारे एग्जाम में आया था। और ये इन्वेंटिव का आयोजन करने के लिए कमेटी बनी है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, उस कमेटी के चेयरमैन होंगे BVR मोहन रेड्डी। तो BVR मोहन रेड्डी एक जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है इन्वेंटिव को होस्ट करने के लिए, उसके चेयरमैन बनेंगे। और इतने सारे कॉलेजेस पार्ट ले रहे हैं, तो किस चीज़ पे बातें होंगी, वैसे इंडस्ट्रीज भी आएंगी, तो किस चीज़ पे बातें होंगी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर पर बात होगी। 5 थीम्स हैं इस बार, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्पेस और इंडस्ट्री 4, इन पे बातें होंगी।
आप बस इतना याद रख लो, 5 चीज़ों पे बातें इस बार होंगी। ये था हमारा 7 जनवरी का वीडियो। मिलते हैं 8 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।